न्यूक्लियस के बारे में काफी सारी जानकारी देख ली थी, बेसिक लेवल की पूरी जानकारी हो गई है। अब आज हम देखेंगे कि क्यों, पहली चीज तो देखेंगे रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, फिर उसका रीजन देखेंगे कि क्यों रेडियो एक्टिविटी जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट हो। ठीक है, चलिए। बट अगर मैं अप्रोक्सीमेट बोलूं तो इस दुनिया में टोटल 1500 जितने न्यूक्लियाई है, जिसमें आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन सब मिक्स हो गए, सब इंक्लूडेड है। आउट ऑफ 1500 न्यूक्लियाई, लेस देन 260 न्यूक्लियाई आर स्टेबल। सिर्फ 1500 में से सिर्फ 260 या उससे भी कम न्यूक्लियाई स्टेबल है। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे लेटर ऑन, आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। देखो दुनिया का ये दस्तूर है, जो भी वस्तु, जीव जंतु, इंसान अगर अनस्टेबल है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। जो बहुत पैसे वाला है वो भी अनस्टेबल है, जो बहुत कम पैसे वाला है वो भी अनस्टेबल है। कम पैसे वाला सोच रहा है कि ज्यादा पैसे कमाऊं, ज्यादा पैसे वाला सोच रहा है कि कहां इसको इन्वेस्ट करूं, पैसा पड़ा हुआ है ना। हर कोई अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। दिस अनस्टेबल nuclei try to get stable by emitting alpha particles or beta particles and gamma rays। देखो क्या कह रही है, ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश में कुछ पार्टिकल्स अपने अंदर से निकालो। अब ये कैसे अपने आप को स्टेबल बनाएंगे ये भी आगे की कहानी, सब कुछ देखना है हमें लेकिन सीक्वेंस में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आपने सुन रखा है। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, पढ़ा हुआ है ना। वैसे ही बीटा पार्टिकल्स, अब बेटा बीटा पार्टिकल्स के अंदर भी दो होते हैं, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। एक में इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में पॉजिट्रॉन निकलता है। We will see। अब बड़ा अल्फा या बीटा, इन दोनों में से एक समय पे एक ही पार्टिकल निकले। कुछ न्यूक्लियाई इसको एमिट करेंगे, कुछ न्यूक्लियाई इसको एमिट करेंगे, बट दोनों के साथ एक इनविजिबल रेडिएशन निकलती है जिसे हम कहते हैं गामा रेस। यानी गामा रेस तो 100% हर बार निकलता ही निकलता। समझ आ रहा है? अल्फा के पीछे पीछे गामा निकलेगा, बीटा के भी पीछे पीछे गामा निकलेगा। अब ये जो नाम है ना अल्फा बीटा गामा, ये साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल्स में अल्फा जैसा कोई शेप होगा या अल्फा कोई देवता है उसकी जैसी ताकत होगी तो उसका अल्फा ना, जस्ट नेम्स, दे आर डिफरेंट पार्टिकल्स, सो टू जस्ट डिस्टिंग्विश देम साइंटिस्ट हैव गिवन देम डिफरेंट नेम्स, नथिंग एल्स। तो ये जो फेनोमेनन है कि कुछ न्यूक्लियाई अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं, this phenomenon is called radioactivity। क्लियर? अच्छा, क्यों ये कुछ पार्टिकल्स स्टेबल है, कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल है? चलो इसको देखते हैं। बड़ा मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। यहां पे मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहां पे मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, 10, 20, 30, यानी कि बेटा इसको हम कह सकते हैं ना एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 40 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ भी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। बड़ा हम साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग न्यूक्लियाई लिया और ये देखा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी डिपेंडिंग ग्राफ बनाया। ये ग्राफ कुछ
ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ग्राफ को होना चाहिए था इस तरीके से, है ना। देखो बेटा इसका मतलब बहुत गहरा है। ये लाइन अप टू 20 ये जो लाइन है ये लीनियर था, बट आफ्टर दैट ये लीनियर नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक जितने भी न्यूक्लियाई है उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। आप चले जाओ कैल्शियम तक, है ना, Z = 20 क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम तक आप सभी एलिमेंट्स को उठा के देख लो, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम मिलेंगे। बट आफ्टर 20 यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाता है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लटकाना शुरू कर देता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं स्टेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। और ये Z = 20 तक ही रहता है। ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी बट ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, टिल द न्यूक्लियाई having Z less than 20 number of neutron is equal to number of proton। बड़ा इसका रेशियो देख लो, N/P का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। बट जैसे आप 20 से ऊपर जाते हो ना, for the nuclei having Z greater than 20, ये जो रेशियो ना बेटा, न्यूट्रॉन अपॉन पी का रेशियो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो, बेटा ये 1 से बड़ा या तो फिर 1.6 से छोटा है। ये रेशियो आ रहा है किसके लिए, 20 से बड़े के लिए। आप कह सकते हैं Z = 20 to 83, यहां तक ये रेशियो इतना मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रेशियो 1 से बड़ा कब आता है, आप कोई भी चीज देख लो, सपोज करो कि आप ले लो 4/3, तो 1.33 आंसर आएगा। 5/3 1.66 आंसर आएगा। आप लोअर पे नंबर ले लो, एज फॉर एग्जांपल 7/5, तो 1.4 आंसर आएगा। अब देखना जरा 5/7, इसका आंसर क्या आएगा, 0.7। मतलब रेशियो 1 कब आता है या 1 से बड़ा कब आता है, जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो। न्यूमरेटर बड़ा, बेटा हमारे केस में न्यूमरेटर क्या है, न्यूट्रॉन है। इसका मतलब यहां तक के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन, 83 तक। 83 के बाद तो और भी चेंजेस आते हैं, ये रेशियो और भी बड़ा हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये चीज होने से क्या प्रॉब्लम हुई सर, न्यूट्रॉन ज्यादा है तो। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा 1 मिनट, सही है। बेटा आज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, वहां पे पड़े हुए एक साथ पड़े हुए सारे के सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अब सारे के सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस फट नहीं रहा। बेटा अगर आप कोई एक मैग्नेट, इतने सारे मैग्नेट एक साथ रख दो, साउथ पोल साउथ पोल साउथ पोल, तो वो धड़ाका करेगा। बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, सारे के सारे प्रोटॉन एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं, 20 प्रोटॉन 40 प्रोटॉन बैठे हुए। क्यों बैठे हुए, इसका मतलब कि बेटा इन प्रोटॉन्स के बीच या जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच में एक और अट्रैक्टिव फोर्स है जो इस प्रोटॉन को दूर नहीं होने दे रहा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स ही है जो प्रोटॉन को आपस में बांधे बैठा है। और ये न्यूक्लियर फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच में होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में होता है, 2 न्यूट्रॉन के बीच में होता है। इन शॉर्ट जितने भी न्यूक्लियॉन्स है उन सभी के बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स होगा। अब इट इज ऑब्वियस बेटा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तभी तो प्रोटॉन वहां बैठे हुए। ठीक है, अब जब तक बेटा ये चीज हो रही थी, जब तक ये चीज थी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों सेम है। जब तक न्यूट्रॉन भी सेम प्रोटॉन भी सेम, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये सेम है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा हो गया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया। कब, इस केस में। तो ये जो न्यूक्लियाई है
ये बन जाएंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई। क्यों बेटा, आप लोग है ना बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, बाहर जाके खेलने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपकी मम्मी आपको जाने नहीं दे रही है। आप क्या करोगे, जिद करोगे, रोओगे, चीजें फेंकोगे। ये जो बिहेवियर हुआ ना, इसी को तो हम कहते हैं अनस्टेबिलिटी। सो जो अंदर के न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये भी कोशिश करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे ताकि ये न्यूक्लियस के बाहर जा सके। समझ आ रहा है कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल हुए, कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल। ठीक है, अब 83 बेटा, 83 मतलब बिस्मिथ, नाम सुना है बिस्मिथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है बेटा। उसके बाद तो हाईली रेडियोएक्टिव, यानी कि रेशियो और भी बढ़ा जाता है। तो उस समय हो क्या रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने के कारण एक फोर्स कम है तो एक फोर्स ज्यादा है। समझ आ रहा है आपको। और ये फोर्स इक्वल ना होने के कारण, देखो अब ये फोर्स इक्वल नहीं हो गया बेटा, अब ये फोर्स इक्वल नहीं है। सो इस कंडीशन के कारण यहाँ पे पार्टिकल्स अनस्टेबल बन जाते हैं, मतलब कुछ वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, कुछ उसके अंदर हरकतें शुरू हो जाएंगी। और इस चीज को तो ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस इन द सेंस वो क्या ट्राई करेंगे कि ये जो चीज है ये इक्वल हो जाए, मतलब जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट 1 आ जाए, ऑलमोस्ट 1 आ जाए, तब जाके ये स्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने अंदर से या तो प्रोटॉन या तो फिर पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं ताकि ये चीजें इक्वल होती जाए। अब देख जाओ ये भी आता है कि सर इलेक्ट्रॉन निकलने से न्यूट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो चार्ज का फर्क पड़ेगा। वही तो हमें सीखना है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हुई बच्चा आप लोग को। अब देखो बच्चा लोग, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट है ना, ये आपको दिखा रहा है कि अगर न्यूक्लियाई इस लाइन में होता, न्यूक्लियाई मतलब कि उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है, अगर वो इस लाइन पे मैच करती तो वो स्टेबल होता है। बट हुआ क्या कि कई सारे एटम्स इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे आ गए, तो कई सारे न्यूक्लियाई इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आ गए। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम्स जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर है बेटा, उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, और जो एटम्स स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है उनमें प्रोटॉन ज्यादा है। सो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि these atoms are या the nuclei which are above the stability band are alpha particle emitter। क्या बोला हमने, the nuclei which are above stability band are alpha particle एमिटर, यानी कि वो अल्फा पार्टिकल अपने अंदर से निकाल रहे हैं। और ये जो एटम्स है जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है वो निकालेंगे बेटा बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स के अंदर दो पार्टिकल आते हैं, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। बीटा माइनस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्लस आर कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ठीक है, क्या होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम देखेंगे जब हम अल्फा डीके बीटा डीके के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर। बेटा लोग एक करेक्शन देना, ये वाले न्यूक्लियाई बीटा माइनस करेंगे एंड यहां वाले अल्फा एंड बीटा प्लस करेंगे। ठीक है, जो नीचे है वो अल्फा पार्टिकल एमिटर है और बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन एमिट करेंगे। क्लियर। सो न्यूक्लियाई व्हिच आर अबव आर बीटा माइनस पार्टिकल एमिटर। क्लियर बच्चों। सो दिस इज रेडियोएक्टिविटी एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि रेडियोएक्टिविटी होती क्या है, क्यों होती है, क्यों कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल है, क्यों कुछ अनस्टेबल है। बट अब सवाल ये उठता है कि जो रेडियो एक्टिविटी दिख रही है कि जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं
वो किस तरीके से उसको रहेगा, क्या कोई इसका रूल है या क्या सिस्टम होगा अपने अंदर से कोई ना कोई पार्टिकल को एमिट करने का। सो वही है नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब एक प्रॉब्लम है कि बेटा रेडियो एक्टिविटी में बहुत रैंडम प्रोसेस है, यानी कि आप ऐसा एक पार्टी एक न्यूक्लियाई को अपने सामने ले लो, उसको देखते रहो, अभी हुआ, अगले 2 मिनट में होगा, फिर 4 मिनट में होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, रैंडम प्रोसेस है भाई। उसकी न्यूक्लियाई की मर्जी आती है, वो एमिट कर देता है, भगा देता है, नहीं माना तो वो अपने पास ही रखता है। मतलब रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस, बहुत ही रैंडम प्रोसेस है, कुछ फिक्स नहीं है कि वो आफ्टर 2 सेकंड बाद, आफ्टर 3 सेकंड बाद, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। सो हम क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियाई की रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी। एक के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, बहुत ही रैंडम प्रोसेस है। तो इसमें क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट है, एक का नाम तो आपने सुन रखा है रुदरफोर्ड, दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम सुन रखा है लेकिन ये वो नहीं है, सोडी। ठीक है, रुदरफोर्ड एंड सोडी, बेटा ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी लेबोरेटरी में खासी स्टडी की इन चीज के बारे में। कंडक्टेड experimental study of group of nuclei and stated the following statistical रेडियो एक्टिविटी लॉ। बेटा उन्होंने क्या किया, देखो ये जो लॉ वो दे रहे ना, ये स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल मतलब पता है ना, आपने पढ़ रखा है ना 9th में 10th में स्टैटिस्टिक्स क्या होता था, डेटा पे डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी डेटा ये सब होता था ना, उसमें आपको पिछले कई समय की कुछ डेटा दी जाती थी, फिर उसके डिपेंडिंग आप कुछ एनालिसिस करते थे, तो आपने कुछ रिसर्च की, कुछ पता लगाया, जैसे मान लो पिछले 10 साल में इतनी बारिश हुई, तो आप कहेंगे कि ये एरिया में ज्यादा बारिश होने के चांसेस है, ये एरिया में कम बारिश होने के चांसेस है, या यहाँ पे प्लांट्स ज्यादा है इसलिए बारिश ज्यादा है, आप ऐसे कंक्लूजन निकालो। सो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियाई को लिया, उन पर स्टडी की, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एंड वहां से एक लॉ दिया जो कि नंबर्स पे डिपेंड है। क्या है लॉ, देख लेते हैं पहले। द rate of radioactivity या कह सकते हैं the rate of decay of nuclei of a given sample is directly proportional to the number of nuclei present in the sample undecayed। देखो इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि 2 सेकंड में ये होगा, 4 सेकंड में ये होगा, या इतने समय में ये होगा, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जितने ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उतना ही तेजी से रेडियो एक्टिविटी होगी या डीके प्रोसेस होगी। देखो क्या बोल रहे हो, रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई, डीके मतलब अपने अंदर से अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को निकालना, दैट इज कॉल्ड डीके। सो कोई भी न्यूक्लियाई कितनी स्पीड में, रेट मतलब स्पीड, कितनी स्पीड में अपने अंदर से पार्टिकल निकाल रहा है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली, किस पर डिपेंड करेगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट अ गिवन टाइम, कितने न्यूक्लियाई वहां पे प्रेजेंट है। मान लो 100 न्यूक्लियाई है, 100 न्यूक्लियाई की एक स्पीड होगी,
अब उसमें पार्टिकल्स डीके होते जा रहे, मतलब जो अनडीकेड न्यूक्लियाई है वो अब 100 से कम होना शुरू हो गए, 90, 85, 80, 75। जैसे जैसे अनडीकेड पार्टिकल्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड भी स्लो होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 सेकंड में, 10 सेकंड में कि 20 सेकंड में, नहीं, वो क्या कह रहे हैं, जितने ज्यादा न्यूक्लियाई उतना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी। जैसे ही वो कम होता जाएगा, बट आप कह सकते हैं आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके गाड़ी में जितना ज्यादा पेट्रोल उतनी ज्यादा आपकी स्पीड से डिस्टेंस होता है, अभी स्पीड मान लो है ना। जैसे ही पेट्रोल कम होता जा रहा है स्पीड कम करते जा रहा है। वैसे सच में भी होता है, बट मान लो कि ऐसी कोई गाड़ी है जो कह रही है कि जितना स्पीड कम होंगे उतना पेट्रोल ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते, यानी कि जितना ज्यादा पेट्रोल उतनी ज्यादा स्पीड। फिर आप धीमे धीमे चला रहे हो, धीमे धीमे पेट्रोल कम होता जा रहा है, धीमे धीमे स्पीड कम होती जा रही है। समझ आ रहा है आपको? अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं लेट n be the number of nuclei present initially। भाई स्टार्टिंग में जब हमने रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो उस समय टोटल न्यूक्लियाई जो अवेलेबल थे उसको ले लेते हैं n, और मान लेते हैं लेट dn nuclei be decayed in time t। एक छोटे से टाइम में कुछ न्यूक्लियाई, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो गए, तो क्या हम रेट ऑफ डीके को इस तरीके से दे सकते हैं, dn by dt। रेट क्या होता है, कितने समय में कितना हुआ, सो कितने समय में कितने डीके हुए। बेटा डीके हो रहे मतलब अनडीकेड कम होते जा रहे हैं, सो हम यहाँ पे आगे लगा देंगे माइनस। न्यूक्लियाई अनडीकेड, स्टार्टिंग में इतने अनडीकेड थे, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई। अब हो क्या है, धीमे 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 न्यूक्लियाई डीके होते जा रहे हैं, मतलब अनडीकेड कम होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में 100 थे, फिर 90 हो गए, 85 हो गए, 80 हो गए। सो कुछ समय बाद मान लो 7, इतने छोटे से समय में 7 न्यूक्लियाई डीके हो गए, सो अनडीकेड कितने रहेंगे, 93, है ना। इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ये जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है। सो हम ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम dt। dt के बाद कितने अनडीकेड बचेंगे, जितने थे और जितने डीके हो। स्टार्टिंग में 100 थे, 7 डीके हो गए, तो कितने बचेंगे, 100 माइनस 7, 93 बचेंगे ना। सो डेल्टा टी के बाद इतने समय के बाद कितने अनडीकेड बचेंगे, कितने अनडीकेड। क्लियर? अच्छा, अब लो क्या कहता है, rate is minus dn by dt। rate of decay is directly proportional to the undecayed number of undecayed nuclei present। जितने अनडिप्लाई थे मतलब कितने थे स्टार्टिंग में, तो इसकी जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्पीड हो गई डीके होने की स्पीड, और ये किस पे डिपेंड करेगी, कितना प्रेजेंट है। थोड़ा सही, इसको हम हटाते हैं, माइनस dn by dt इज इक्वल टू, यहां पे एक चीज आ जाएगी लैम्ब्डा n। ये जो लैम्ब्डा है इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या तो फिर डीके कांस्टेंट, या तो फिर रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ये लैम्ब्डा हर जगह आ जाता है ना, पहले चैप्टर 1 में आता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर आया वेवलेंथ, और अब आ गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। पीछा नहीं छोड़ता लैम्ब्डा आपका, बहुत दिखती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको वहां भेज देते हैं और n को यहां ले आते हैं।
माइनस dn बाय n इज इक्वल टू लैम्ब्डा dt। बोलो यहां तक क्लियर है? अच्छा, थोड़ा मान लेते हैं इसको, फिर नंबर 1 दे दो। लेट या एट टाइम t इज इक्वल टू 0। बेटा जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया इतने न्यूक्लियस के साथ, उस समय का टाइम हम t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और उस समय के लिए मान लेते हैं कि चलो ये n नॉट है, यानी स्टार्टिंग में n थे, उसी चीज को मैंने n नॉट बोल दिया। और आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t, कुछ समय बाद अब जो बच गए, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब बहुत टाइम हो जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 0। स्टार्टिंग में हमने इतना ले लिया, उसी को हमने n नॉट बोल दिया। और जब टाइम बीतता जाएगा, डीके होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियाई सारे के सारे डीके हो जाएंगे, मतलब अब एक भी अनडीके नहीं बचेगा। न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियाई गायब नहीं होंगे, हमें अनडीकेड न्यूक्लियाई एक भी नहीं बचेगा। तो एक काम करते हैं, आफ्टर इंफिनिटी कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों जगह पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो माइनस dn बाय n, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहां से कहां तक था, n नॉट से 0 तक। क्लियर? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्ब्डा dt टाइम 0 से, सॉरी स्टार्टिंग से 0 और यहाँ पे इंफिनिटी है। जब 0 था तो n नॉट था, तो 0 के समय n नॉट और इंफिनिटी पे 0। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है, log n, ये क्या हो जाएगा log n। कहां से कहां तक, n नॉट से 0 तक। बेटा ये माइनस इंटीग्रेशन, ये हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला है वो है log x। ठीक है, ये मैथ्स में से फॉर्मूला हमने चुराया है। से log n इज इक्वल टू, बेटा लैम्ब्डा तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक, वो वैल्यूज रख दो। सो इस साइड क्या हो जाएगा, log 0 माइनस log n नॉट इज इक्वल टू लैम्ब्डा कहां से कहां तक, इंफिनिटी माइनस 0। हियर अब इधर क्या हो गया, देखो log 0 0, क्या बचा यहाँ पे, log n नॉट इज इक्वल टू लैम्ब्डा इनटू इंफिनिटी माइनस 0, लैम्ब्डा इनटू इंफिनिटी। बेटा एक चीज यहां से देखो, n नॉट क्या था, स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियाई थे, अनडीकेड न्यूक्लियाई, और वो आ गया लैम्ब्डा n, यहाँ पे लैम्ब्डा क्या है, कांस्टेंट। वो ऐसा कहना चाह रहा है, देखो एक चीज हमने यहां से समझी कि टोटली कितने डीके हो जाएंगे, कितने समय में डीके होंगे, वो हम पता नहीं लगा। रुदरफोर्ड और सॉरी ने क्या बताया कि कोई भी न्यूक्लियाई, मान लो आज आपने कैल्शियम लिया है, कल भी आपने कैल्शियम ले लिया, तो आज अगर उसको समय लग रहा है 10 सेकंड, तो जरूरी नहीं है कल भी उसको 10 सेकंड लगेगा। यानी वो ये समझना चाह रहे हैं कि यहां से आप एक पर्टिकुलर एक एटम के लिए आप फिक्स टाइम नहीं बता सकते। ठीक है, टेंशन मत लो, ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने किया कि अलग एक ही न्यूक्लियाई अलग अलग समय पे अलग अलग तरह की रेडियो एक्टिविटी भी दिखा सकता है। रेडियो एक्टिव इज अ वेरी रैंडम प्रोसेस, वेरी रैंडम। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे बेटा, हम टाइम को इंफिनिटी नहीं लेते, हम मान लेते हैं कि कुछ सेकंड बाद, अब कुछ सेकंड बाद जितने न्यूक्लियाई बचे उसको n बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो आपको एग्जाम के लिए याद करना है। सो ये n नॉट से ये, सॉरी n नॉट से ये हो जाएगा n, और यहां से हो जाएगा 0 से t। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कोई भी न्यूक्लियाई एट अ प्रेजेंट टाइम कितने समय में कितना डीके हो सकता है। ठीक है, सो यहां से भी हो जाएगा n नॉट से n, यहां से हो जाएगा 0 से t, पूरी मेथड वही रहेगी, बस खाली लिमिट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log n से log n नॉट
इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस माइनस बाहर रहेगा ना, ये माइनस बाहर थे, लैम्बडा टी कहां से कहां तक है, टी माइनस 0। पूरा क्लियर? अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये माइनस को अंदर डाल दें, बड़ा ये जो माइनस है ना, इसको हम यहां डाल देते हैं। सो ये log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। ये जो माइनस है उसको बड़ा हमने RHS में कर दिया, ये लैम्बडा टी। log n नंबर इसकी प्रॉपर्टी ये कि अगर माइनस में है तो ये डिवाइड हो जाता है, मतलब log n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। ये हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी है log की, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a डिवाइड बाय b। ठीक है, बस ये रूल हमने यहाँ पे यूज किया। अब मुझे यहाँ से log निकालना है, क्यों, मुझे ये देखना है कि कितने समय में कितना पार्टिकल डीके होते जा रहे हैं। सो log हटाना है। अब मैथ्स के अंदर अगर log हटाना है तो यहां से log हटा देंगे और यहां पे हम लगा देंगे e रेशियो माइनस लैम्बडा टी। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है मैथ्स के अंदर, इसकी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, आपको याद रखनी है 1 अपॉन e की वैल्यू जो कि होती है 0.368। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर बाय चांस e की वैल्यू आ जाए तो इसका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, अब यहां से कहां लिखो बड़ा, इसको मिटाओ। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां से क्या हो गया, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्बडा टी। ये जो इक्वेशन हमको मिली ये हो गया हमारे लिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर n का मतलब है प्रेजेंट अनडिकेड न्यूक्लियाई, n नॉट का मतलब है इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियाई, लैम्बडा का मतलब है डीके कांस्टेंट। ये जो डीके कांस्टेंट है ये अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग रहेगा, बट फॉर अ गिवन न्यूक्लियाई हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर मान लो कि मैं बिस्मिथ लेता हूं तो बिस्मिथ के लिए ये लैम्बडा हमेशा सेम रहेगा। यूरेनियम अगर मैं लेता हूं तो यूरेनियम हमेशा उसके लिए सेम रहेगा। क्लियर? एंड टी टाइम कि कितने समय में कितना हुआ। ठीक है बच्चों लोग, तो आज का लेक्चर हम इधर करते हैं। हमने आज के लेक्चर में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखा, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है देखा। हाँ, एक चीज बेटा, रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले एच बैक्वेरियम नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा। रुदरफोर्ड या सोडी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर नहीं किया था। किसने डिस्कवर किया था? एच बैक्वेरियम। अब इन्होंने क्या किया था, छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। यूरेनियम लिया, यूरेनियम को ब्लैक कलर के पेपर में लपेट दिया, उसके आगे एक सिल्वर फॉइल रखी और उसके आगे एक स्क्रीन रख दी। इन्होंने देखा कि जब एक ब्लैक पेपर या किसी कपड़े के अंदर लपेट दिया है, आगे सिल्वर फॉइल है, उसके बावजूद स्क्रीन के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिले। तो ये समझ गए कि इस यूरेनियम के अंदर से कोई इनविजिबल रेडिएशन आ रही है, और इसी इनविजिबल रेडिएशन को नाम दे दिया गया रेडियो एक्टिविटी। सो फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एच बैक्वेरियम। क्लियर? सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। ये लैम्बडा और भी कुछ नाम से जाना चाहता है। लैम्बडा की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो, अभी तक हमने ये लैम्बडा की डेफिनेशन नहीं देखी। ठीक है, डी का कांस्टेंट पढ़ लिया है, बट एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है ये हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।